हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कोमल। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आई होप आपने मेरी पुरानी वाली सारी वीडियोस देख ली होंगी। तो ये हमारे यूजीसी नेट का नेट सीरीज़ का 10 टॉपिक 10 डेज चैलेंज है, सीरीज़ है, जिसमें मैं आपको बेसिक क्लियर करने वाली हूँ, एक रोड मैप देने वाली हूँ जिसे आपको कोई नहीं कराता है। तो ये आपका ब्रीफ एक रोड मैप है जिसमें मैं बेसिक बेसिक चीज़ें आपको क्लियर करना चाहती हूँ। उसके बाद हम इसकी वन बाय वन सीरीज़ आएंगे, जैसे मैं इंडिविजुअली टॉपिक पर आपके वीडियोस भी बना दूंगी, जैसे कि समानता हो गया, इक्विटी होगी, जस्टिस, ये सारी जो टॉपिक्स है यूनिट वाइज जो हैं वो मैं सारी इंडिविजुअली वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दूंगी। बट इससे पहले आपको ये सारी सीरीज़ बेसिक लेवल पे फाउंडेशन के लिए आपकी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसे जाकर देख लो। ऑलरेडी मैं 2 यूनिट्स कंप्लीट कर चुकी हूँ और आपके सिलेबस का भी एनालाइज कर चुकी हूँ, ठीक है। सो उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई है आपके थिंकर्स के बारे में। फर्स्ट यूनिट आपका है पॉलिटिकल थॉट थ्योरी, ठीक है, जिसमें आप सारी चीज़ें पॉलिटिकल सिद्धांत यानी राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या होते हैं, वो क्यों ज़रूरी होता है, हमें क्यों एनालाइज करना चाहिए, राजनीति के क्या क्या सिद्धांत होते हैं, उसमें हम कैसे पढ़ते हैं, उसकी सारी वैल्यूज़ क्या है, परिभाषाएं क्या है, ठीक है, किस थिंकर ने क्या डिटेल दी है, तो सारी चीज़ें आपके यूनिट 1 में कवर की गई है। एंड यूनिट 2 में आपके जो थिंकर्स हैं, वेस्टर्न थिंकर्स एंड इंडियन थिंकर्स, उसके बारे में बताया गया है, तो आप वो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे थिंकर्स, प्लेटो, अरिस्टो, ठीक है, जॉन स्ट्रॉस के बारे में आपको डिटेल में बताया गया है कि उनके जस्टिस पे, समानता पे और लिबर्टी पे, ठीक है, इन सभी पे उनके थॉट्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें, उनके सिद्धांत क्या हैं, ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई है। मैंने अभी तक आपके साथ कोई भी ऑथर और बुक्स के नेम नहीं ऐड किए हैं, बिकॉज जो मैं इंडिविजुअल वीडियोस आने वाली हूँ उसमें मैं इंक्लूड करूँगी। तो आप एक बेसिक ओवरव्यू उसमें ले सकते हैं। और आज हम यूनिट 3 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारतीय राजनीतिक चिंतन, ठीक है, कि इंडियन जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे उनकी क्या अपने थॉट्स थे, ठीक है, उसके बारे में हम इस यूनिट में कवर करने वाले हैं। तो भारतीय राजनीतिक चिंतन हजारों वर्ष की समृद्ध परंपरा का जो प्रतिबिंब है। जो हमारे भारतीय राजनीतिक चिंतन है ना, वो बहुत ही हजारों साल से प्रसिद्ध है, ठीक है। उनका एक अपना क्या वो थॉट रहा है, ठीक है, एक अपना दृष्टिकोण रहा है, उस चीज़ को हम इस यूनिट में कवर करने वाले हैं। प्राचीन धर्मशास्त्रों से लेकर आधुनिक संवैधानिक लोकतंत्र तक भारतीय विचारकों ने राष्ट्रीय समाज, न्याय और स्वतंत्रता की अवधारणाओं को गहराई से परिभाषित किया है। ये प्रस्तुति यूजीसी नेट परीक्षा की इकाई 3 के अनुरूप प्रमुख भारतीय राजनीतिक चिंतनों द्वारा, विचारकों द्वारा उनके दर्शन और ऐतिहासिक संदर्भों को विस्तृत रूप से प्रस्तुत करती है। मतलब ओवरऑल इस यूनिट 3 में हम इनकी प्रमुख जो इकाइयां हैं उसको गहराई से समझने वाले हैं। और जो यूजीसी नेट के लिए हाँ, और मैं ये टॉपिक क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ यूजीसी नेट के लिए नहीं, ये आपके किसी भी एग्जाम में, आप चाहे ड्यू यूनिवर्सिटी के किसी एग्जाम में हो, सोल में हो या अदर इग्नू में हो, किसी में भी पॉलिटिकल स्ट्रीम ले रखी है आपने, ऑनर्स कर रहे हो या प्रोग्राम कर रहे हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आई होप यू आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, इसका जो चैप्टर 1 है उसकी बात करें तो चिंतन की जड़ें। इसकी चिंतन की जड़ें कहाँ से थी, ठीक है, अर्थशास्त्री और मध्यकालीन स्रोत कौन कौन से थे उसके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। भारतीय राजनीतिक चिंतन की नवीन प्राचीन ग्रंथें अर्थशास्त्र और माध्यमिक ऐतिहासिक दस्तावेजों में निहित है। इन स्रोतों से राजनीतिक की प्रक्रिया, प्राकृतिक कानून की वैधता और सत्ता के दार्शनिक आधारों को परिभाषित किया गया है, ठीक है। अब इस यूनिट में हम ये पढ़ने वाले हैं कि इसका जो नींव कहाँ से कहाँ तक था, इसके जो प्राचीन ग्रंथ हैं उसमें क्या रहा है, और धार्मिक शास्त्र, जो धर्मशास्त्र है वो इसके बारे में क्या कहते हैं, और मध्यकालीन से लेकर जो ऐतिहासिक दस्तावेज है उनके बारे में इसमें क्या कहा गया है, उसकी वैधता क्या है। तो धर्मशास्त्र की बात करें तो राज्य और कानून की प्राचीन अवधारणाएं क्या थी, ठीक है। उसके बेस पर हम देखें तो जो मनु समृद्धि है, आपके नरद नरद समृद्धि है, जैसे जो अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्रों में जो आपके धर्मशास्त्र हैं उन ग्रंथों में राजधर्म की बात की गई है, प्रजा के कर्तव्य की और जो नैतिक प्रक्रियाएं हैं उन सभी का विश्लेषण और विस्तार किया गया है, ठीक है। उन सभी का जो विस्तार है, विश्लेषण है, उन सब के बारे में, जैसे मनुस्मृति होगी, आपके धर्मशास्त्र क्या होते हैं, जो धर्मों पर बने हो, ठीक है, धर्मों पर आधारित हो, उन सब का जो विवरण है वो हमारे धर्मशास्त्र से मिलता है। मनु में राजा को दंड का स्वामी माना जाता है, जिसका अर्थ है कि राज्य, कानून और दंड व्यवस्था का संरक्षण है। मतलब मनुस्मृति में ये कहा गया है कि राजा जो है वो दंड का स्वामी है, यानी राजा को अधिकार है कि वो प्रजा को दंड दे, कानून बनाए, ठीक है, और अपनी एक व्यवस्था को बनाए रखे और उसकी सुरक्षा करे। धर्मशास्त्र ने वर्ग श्रम धर्म के आधार पर सामाजिक व्यवस्था को वैधता प्रदान की, जो आधुनिक दृष्टिकोण से विवादास्पद
तो हैं, परंतु ऐतिहासिक रूप से अत्यंत प्रभावशाली रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये है कि जो धर्मशास्त्र है, उन्होंने वर्गों के आधार पर तो समाज की व्यवस्था देखी है, वैधता प्रदान करी है, लेकिन आधुनिक समय में हम इस दृष्टिकोण को ये समझ सकते हैं कि जब हम अभी की बात करें और हम पहले के धर्मशास्त्र को देखें जो धर्मों के आधार पर यानी वर्गों के आधार पर बटा हुआ था, तो हमारा जो आज का दृष्टिकोण है वो ये कहेगा कि नहीं, वो टाइम जो था वो धर्म जाति प्रथा जो थी वो बिल्कुल ही गलत है। तो यही अंतर है आपके इतिहास में और आधुनिक दृष्टिकोण में। आगे कौटिल्य के सप्तांत सिद्धांत और अर्थशास्त्र की बात करते हैं। तो चाणक्य, जिसे हम कौटिल्य के नाम से भी जाते हैं, जिसके द्वारा अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र लिखा गया था, जो कि विश्व की सबसे प्राचीन राजनीतिक शास्त्र ग्रंथों में से एक माना जाता है। इसमें 7 सिद्धांत प्रमुखता की बात की हुई है, ठीक है, जिसमें प्रमुख राज्य के 7 अंग होते थे, जिसमें स्वामी, राजा, आमत्य यानी मंत्री, जनपद यानी भूमि या जनता, दुर्ग यानी किला और कोष खजाना, दंड यानी सेना और मित्र मित्रराज। मतलब कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इन 7 सिद्धांतों को बताया है कि एक अच्छे राज्य व्यवस्था को बनाने के लिए ये 7 जो सप्तांत सिद्धांत है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला, किसी भी देश में एक स्वामी होना चाहिए, यानी एक राजा होना चाहिए, ठीक है। ये आज की आप मॉडर्न जो हमारी पॉलिटिकल सिस्टम है ना, उससे रिलेट कर सकते हो कि हमारे पूरे देश का एक जो स्वामी है वो क्या है? आपका राष्ट्रपति, ठीक है। ठीक, उसके बाद अमात्य, अमात्य मतलब हमारे प्रधानमंत्री या फिर छोटे मोटे जो कैबिनेट्स हैं, ठीक है। उस टाइम पे स्वामी राजा होता जो पूरे राज्य को संभालता था। फिर उसके पीछे उसके अंडर कौन काम करते थे? मंत्री, जिसे हम अमात्य बोलते हैं। नेक्स्ट, जनपद, जनपद यानी आपके पास अ, भूमि होनी चाहिए, एक जनता होनी चाहिए। अगर आपके पास, आप राजा हो कहीं के, राजा तभी बनोगे ना जब आपके पास जनता होगी, भूमि होगी, ठीक है। और आपके पास मंत्री भी होने चाहिए। उसके बाद दुर्ग, यानी आपके पास एक किला होना चाहिए अच्छा सा रहने के लिए, ठीक है, सुरक्षित किला होना चाहिए जहाँ आपको कोई हार्म ना पहुंचाए, कोई हमला ना कर दे, ठीक है। फिर कोष, आपका जो कोष है हमेशा अच्छा होना चाहिए। जैसे कि राजा अपने जो कोष है, उस खजाना है, उसको कैसे बढ़ते थे? टैक्स के द्वारा, ठीक है, जिसे आज आप राजस्व भी कहते हो। पहले के टाइम पे ये राजस्व है जो खेतों द्वारा वसूले जाते थे, खेती पे या फिर आपके अ, जो व्यापार करते थे लोग, उस पे लगाए जाते थे टैक्स, ठीक है, वो। और आज भी हम टैक्स देते हैं, ठीक है, जिससे हमारा खजाना यानी कोष बना रहता है। उसके बाद दंड, दंड मतलब सेना, राजा के पास एक अच्छी सेना होनी चाहिए। और मित्र, मित्र भी बहुत जरूरी होता है कि हमारे पास अगर कोई संकट आए तो आपका मित्र राष्ट्र आपकी सुरक्षा करे, आपके साथ खड़ा हो, ठीक है। तो ये था आपके कौटिल्य के 7 सिद्धांत, ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के 7 सिद्धांत, जिसमें ये सारी सातों चीजें बताई गई है। और ये सारे अंग जो है ना वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये याद रखना भी इम्पोर्टेंट है। और लोग कौटिल्य ने यथार्थवादी राजनीति पर बल दिया था। अगर आपको यथार्थवाद नहीं पता है तो आप मेरी पहले वाली वीडियो में देख सकते हैं, मैंने उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि यथार्थवादी जो राजनीतिक सिस्टम है वो क्या होता है, ठीक है। वैसे मैं आपको बेसिक बता देती हूँ। यथार्थवाद का मतलब होता है कि बिना किसी की साइड लिए अपनी बात पर अटल रहना। जैसे कि एक पिछली वीडियो में मैंने एग्जाम्पल दिया था नॉन अलाइनमेंट यानी गुटनिरपेक्ष, गुटनिरपेक्ष जो आप पहले पढ़ चुके होंगे। गुटनिरपेक्ष नीति कौन, जो जवाहरलाल नेहरू ने अपनाई थी। कैसे अपनाई थी? कि ना तो आप किसी अमेरिका की साइड लेंगे, ना आप रूस के साथ लेंगे साइड लेंगे, आप अपना एक धर्मनिरपेक्ष वो गुटनिरपेक्ष रहेंगे, ठीक है। आप अपने रूल खुद ही बनाएंगे, किसी के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, ठीक है। मंडल सिद्धांत के निर्माण में संबंध की व्याख्या है। अब अर्थशास्त्र में आपके जो यथार्थवादी राजनीतिक है उस पर बल दिया गया था। और एक आपका सिस्टम जो है वो मंडल सिद्धांत भी है। मंडल सिद्धांत में भी इसके 4 या 5 सिद्धांत दिए गए थे, एक बार आप उसको भी अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद है अगस्तु और बर्नी, बौद्ध और मध्यकालीन दृष्टिकोण। बौद्ध के अगस्तु में सामाजिक असमानता की उत्पत्ति और राजा की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है। जियाउद्दीन बर्नी के फतवा ए जहादरी और तारिक ए सिरफोज शाही के मध्यकालीन भारतीय राज्य की प्रवृत्ति, सुल्तान की सत्ता और इस्लामवादी, ठीक है, इस्लामी जो राजनीतिक सिद्धांत का विश्लेषण है वो मिलता है। यानी जो बौद्ध काल में है, मध्यकाल के दृष्टिकोण की बात करें तो अगस्त्य के द्वारा ये कुछ असमानता की उत्पत्ति हुई थी, राजा की भूमिका पर प्रकाश डाला था। बुद्ध जो थे वो कहते थे कि राजा सर्वोपरि नहीं है, सब अपने अपने आप काम कर सकते थे, ठीक है। उन्होंने जाति प्रथा का भी बहुत विरोध किया था। और बर्नी ने अपनी इन दोनों बुक के द्वारा बताया है, ठीक है, कि कैसे इस्लामी जो राजनीतिक है उसके सिद्धांत क्या है, उसका जो पूरा है एनालाइज उसमें किया गया है। और सुल्तान की जो सत्ता थी उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद इसका जो सेकंड चैप्टर है वो है भक्ति और समाज सुधार की लहर। अब इसके बाद हमने पहले पढ़ा इसके चिंतन, ठीक है। उसके बाद हमने इस चिंतन की जड़ें पढ़ी कि हम मध्यकालीन में कैसा था, शास्त्रीय कालीन कैसा। शास्त्रीय कालीन में हम धर्मशास्त्र की बात करते हैं और मध्यकालीन में हम कौटिल्य के सप्तांग और फिर जो अरस्तु जैसे आए, ठीक है। सॉरी, अरस्तु तो आपके वेस्टर्न पॉलिटिक्स में आ गए, हम यहाँ पर इंडियन पॉलिटिक्स की बात करें तो बर्नी हो गए, बौद्ध हो गए,
ठीक है, अगस्त हो गए, इन सब के दृष्टिकोण हम पढ़ लिए हैं, ठीक है, हमने पढ़ लिया है। उसके बाद सेकंड चैप्टर है भक्ति और सामाजिक सामाजिक सुधार की लहर कहाँ से आई, भक्ति और सामाजिक सुधार कहाँ से उत्पन्न होना स्टार्ट हो गए। अब मध्यकालीन में जो भक्ति आंदोलन केवल धार्मिक धार्मिक स्थिति तक नहीं रह गई थी, बल्कि ये समाज सुधार आंदोलन तक विकसित हो गए थे, जिसमें कि आंदोलन किसको लेकर किए गए थे, आपके जाति प्रथा को लेकर किए थे, लिंग लिंग भेदभाव को लेकर किए गए थे, और असमानता को चुनौती देने के लिए की गई थी, ठीक है। अब इसमें पहले बात करते हैं हमारी जो धर्म सुधारक हैं, आपने इसके बारे में तो पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा, पंडित रामाबाई, जो महिला अधिकार और शिक्षा की क्रांतिकारी थी, ठीक है। इन्होंने महिला के अधिकार और शिक्षा के लिए क्रांति की थी। पंडित रामाबाई 1858 टू 1922 के बीच में, ठीक है। भारतीय नारीवादी चिंतन की अग्रदूत थी ये, ठीक है। अग्रदूत मतलब सबसे पहले इन्होंने ही आवाज उठाई थी महिलाओं के अधिकार के लिए और उनकी शिक्षा के लिए। उन्होंने विधवा, पूर्ण विवाह, महिला शिक्षा और बाल विवाह के विरुद्ध आवाज उठाई थी, ठीक है। उन्होंने अपनी पुस्तक पुरुष और स्त्री 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 की तुलना, इनकी जो बुक थी स्त्री पुरुषों की तुलना, वो 1891 में पितृसत्ता समाज पर आलोचना करती थी, ठीक है। पितृसत्ता समाज क्या होते हैं, जो कि फादर टू फादर आते हैं, ठीक है, पेट्रियार्क सिस्टम जिसे कहते हैं, ठीक है। इसके आधार पर आपकी जो पूरी संपत्ति होती है, आपके फादर की संपत्ति क्या होती है, उसके पुत्र को, यानी एक पिता की संपत्ति क्या होगी, उसके पुत्र को दी जाएगी, फिर उसके पुत्र के पुत्र को दी जाएगी। तो ये ऐसे सिस्टम चला आता था, जिसे हम पितृसत्तात्मक सत्ता बोलते हैं। इसमें जो आपकी रामाबाई है, उन्होंने आवाज उठाई थी। उन्होंने पुणे में शारदा सदन की स्थापना की, जहां विधवाओं और जरूरतमंद महिलाओं को शिक्षा और आश्रय मिलता था, ठीक है। रामाबाई ने उस टाइम पर एक सदरा सदन की स्थापना की थी, जहां पर उन सभी महिलाओं को रखा जाता था जो विधवा थी, जिन्हें जरूरत है, जो पढ़ना चाहती थी, ठीक है। उन सभी को वहां पे रखा जाता था और उनकी वो मदद करती थी। रामाबाई ने अमेरिका और इंग्लैंड की यात्रा करके भारतीय महिलाओं की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चर्चा की थी। अब रामाबाई जो थी वो अमेरिका भी गई थी, इंग्लैंड भी गई थी, वहां पे वो यात्रा करी उन्होंने, और इस दौरान उन्होंने जो महिलाएं, हमारी भारतीय महिलाएं थी, उनकी क्या स्थिति है, जैसे सती प्रथा होता था, उन्हें जला दिया जाता था, कोई काम में इन्वॉल्व नहीं किया जाता था, तो ये सारी स्थिति उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखी, उनके अधिकारों की मांग करी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे हैं कबीरदास। कबीरदास के बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है, क्योंकि कबीरदास हमारे जो है एक अच्छे समाज सुधारक रहे हैं। संत कबीर जो हैं वो हमारे 15वीं शताब्दी के समाज सुधारक रहे हैं। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बात करी, जाति प्रथा के विरोध आवाज उठाई, और अंतर्राष्ट्रीय भक्ति जो आंतरिक भक्ति है उस पर जोर दिया था। इन्होंने अपने दोहों में राजनीतिक संदेश दिए थे, ठीक है, उनका निहित किया था। ये दिखावटी जो धर्म है, पाखंड है, सामाजिक शोषण है, उनके कड़े आलोचक थे। उनकी बहुत ही ज्यादा उनको क्रिटिसाइज करते थे कि ऐसा नहीं होता, जो आपके पूजा पाठ और जो बड़े-बड़े यज्ञ करते हैं, ये सारे जो है ये पाखंड है, दिखावा है, धर्म के नाम पर दिखावा है, समाज का शोषण कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो इस पर उन्होंने कड़ी आलोचना की थी। कबीर ने राम को एक सार्वभौमिक ईश्वर के रूप में प्रस्तुत किया था। अब जो कबीर है वो राम के बहुत बड़े भक्त थे, तो उन्होंने राम को ही सार्वभौमिक ईश्वर बताया कि सबसे ऊपर जो ईश्वर है वो राम ही है, जो किसी एक धर्म या जाति का नहीं है, बल्कि सभी मानव का है, ठीक है। जो राम है वो किसी भी धर्म या जाति का नहीं है, वो सभी के ईश्वर है। इनका दार्शनिक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष इनका दार्शनिक जो आधुनिक धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक समानता के विचारकों का पूर्ण सूचक माना जाता है। मतलब इन्होंने जो अपना आधुनिक काल में जो धर्मनिरपेक्षता थी, ठीक है, और सामाजिक समानता थी, उन पर विचार किया था, उन पर जोर देते थे, ठीक है। अच्छा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो है भारतीय आंदोलन में सामाजिक आयाम और सामाजिक सुधारकों के योगदान पर यूजीसी नेट ने बार-बार प्रश्न पूछे हैं, ठीक है। तो आप इनके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना। उसके बाद हमारा है रामाबाई, कबीर और राजा राम मोहन और ईश्वर चंद्र विसागर के विचार की भी तुलना मतलब तुलना जो है वो उसके ऊपर भी आप अपनी समझ बनाए रखें। और अगर आपने राजा राम मोहन के बारे में नहीं पढ़ा है, तो इसके जो सेकंड यूनिट है उसमें हम ये कवर कर चुके हैं, तो आप उसे जाकर एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट लेसन है हमारा 3, जिसमें आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद के अग्रदूतों को बताया गया है, जो 19 और 20 समाज के मोड़ पर भारतीय राष्ट्रवाद के अनेक रूप का धारण किए हुए हैं। तिलक और विवेकानंद और टैगोर के राष्ट्रवाद को अलग अलग दृष्टिकोण से परिभाषित किया जाता है। वो तो हमारे मध्यकाल के विचारक थे, समाज सुधारक थे। और अब हम आधुनिक भारत के राष्ट्रवाद के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारे 19वीं और 20वीं सदी के
राष्ट्र के बारे में उन्होंने अनेक अनेक अपने अवधारणाएं परिभाषाएं दी हैं। तो पहला है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, जो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस ये इनका प्रसिद्ध नारा रहा है, ठीक है, जो इन्हीं के द्वारा दिया गया था कि जो स्वराज है वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मुझसे कोई छीन नहीं सकता। ये हमारे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ठीक है। लोकमान्य तिलक 1856 से लेकर 1920 को भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है। जो हमारे लोकमान्य तिलक है उनको भारतीय असंतोष का जनक माना जाता है। उनका प्रसिद्ध कथन जो है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये इन्होंने कहा था। तो संविधान जो स्वतंत्रता संग्राम है उसमें इनका जो नारा था ये बना रहा। तिलक ने गरम दल के नेता के रूप में कांग्रेस के क्रांतिकारी बदलाव किए। अब जो बाल गंगाधर तिलक थे वो हमारे कांग्रेस में गरम दल, आपने ये पढ़ा होगा, गरम दल और नरम दल। तो ये जो नरम दल के कांग्रेस दो हिस्सों में बढ़ गया था, ठीक है, जिसके बाद हमारे गरम दल और नरम दल बने थे। और नरम दल के जो संस्थापक रहे थे, जो नेता प्रमुख रहे थे, वो बाल गंगाधर तिलक ही रहे थे, ठीक है। उन्होंने क्रांति किए, कई बदलाव किए, ठीक है। उन्होंने जो गणपति है उत्सव मनाया और शिवाजी उत्सव को भारतीय चेतना जगाने के माध्यम के रूप में उपयोग किया। ये गणपति उत्सव मनाते थे और शिवाजी उत्सव मनाते थे और ये समझते थे कि ये मेरा एक माध्यम है ताकि मैं जो स्वतंत्रता संग्राम है उस पर अच्छा प्रभाव दे सकूं, ठीक है। उनकी पुस्तक जो थी बहुत ही रसमय थी, ठीक है। कर्मयोग के माध्यम से राष्ट्रीय कर्तव्यों की व्याख्या की गई थी उसमें। उसके बाद हमारे स्वामी विवेकानंद हैं, राष्ट्रीय और आध्यात्मिक चेतना के संस्थापक भी बोल सकते हैं इन्हें। स्वामी विवेकानंद जो 1863 से 1902 में तक रहे हैं, ठीक है। उन्हें आध्यात्मिक और राष्ट्रवाद का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत किया था, ठीक है। इन्होंने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया, उसमें हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति का परिचय दिया। विवेकानंद का मानना था कि भारत का पूर्ण उत्थान आध्यात्मिक जागरण के बिना संभव ही नहीं है। उन्होंने युवाओं को आग्रह किया कि वे स्वयं को बलवान बनाएं और देश सेवा और ईश्वर सेवा देश सेवा को ही ईश्वर सेवा माने। उनका दर्शन सेवा ही पूजा था के सिद्धांत पर आधारित था। उनका मानना था कि आपका जो कर्म है, ठीक है, वही आपकी पूजा है, वही आपके सिद्धांत है, ठीक है। अच्छा, आप लोग यहाँ तक समझ चुके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की। रविंद्रनाथ टैगोर अंतर्राष्ट्रीयवादी और मानवतावाद सॉरी दर्शन के बारे में बताते हैं, ठीक है। गुरुदेव टैगोर जो है वो 1861 से 1941 ने राष्ट्रवादी की आलोचना की और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग व मानवतावाद का संदेश दिया। उनकी पुस्तक नेशनलिज्म 1917 में आई थी। उन्होंने पश्चिम राष्ट्रवाद की आलोचना की और कहा कि यह संकीर्णता और हिंसा का स्रोत है। टैगोर ने निकेतन की स्थापना की, जहां पूर्व और पश्चिमी ज्ञान परंपराओं का समन्वय होता था। उन्होंने 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। वे एशियाई के जो प्रथम थे वो नोबलिस्ट थे, ठीक है। अच्छा, इसके 4th चैप्टर में हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। महात्मा गांधी ने कौन से सिद्धांत दिए थे वो तो आपको पता ही होंगे, ठीक है। महात्मा गांधी को तो सब जानते ही हैं, ठीक है। अच्छा, उनके हम अहिंसा और सत्याग्रह के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सत्याग्रह और अहिंसा का राजनीतिक उपयोग क्या था इसके बारे में अब हम यहाँ देखेंगे। महात्मा गांधी 1869 टू 1948 तक रहे हैं। उन्होंने अहिंसा को केवल एक नैतिक सिद्धांत नहीं बल्कि एक राजनीतिक हथियार के रूप में प्रस्तुत किया था। महात्मा गांधी लड़ाई तो करते नहीं थे, झगड़ा तो करते नहीं थे, ठीक है। वो हिंसा के विरुद्ध थे, तो वो अहिंसा को ही अपना जो है वो हथियार मानते थे, ठीक है। कि हम क्या बोलते हैं, आंदोलन कर लेंगे या फिर अनशन पर बैठ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें गांधी द्वारा बताई गई थी। दक्षिण अफ्रीका में उनके अनुभव ने सत्याग्रह की अवधारणाओं को जन्म दिया। गांधी ने सत्याग्रह का अर्थ और सत्य के प्रति आग्रह, ये शारीरिक बल के प्रति आत्मिक बल का उपयोग किया है। उन्होंने चंपारण जो 1917 में हुआ था, खेड़ा जो 1980 में हुआ था, असहयोग आंदोलन जो 1920 से 22 के बीच में हुआ था, और गांधी मार्च जो आपका 1930 में हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन फाइनली हमारा ये 1942 में हुआ। जैसे जैसे ऐतिहासिक आंदोलन बढ़ते गया वैसे वैसे गांधी जी भी बहुत ज्यादा लोकप्रिय बनते चले गए। इन सभी आंदोलन का नेतृत्व जो किया था वो महात्मा गांधी द्वारा ही किया गया था। गांधी ने राजनीतिक दर्शन के रूप के मध्यम स्तंभ जैसे कि सत्य, अहिंसा और सर्वोदय, प्रिंसिप और स्वदेशी, इन सबको अपनाया। उन्होंने
आधुनिक सभ्यता की आलोचना की और हिंद स्वराज जो 99 में पश्चिमी सभ्यता को नौ वर्षीय बीमारी कहा था। ठीक है, पश्चिमी जो आपकी सभ्यता थी उसको क्या कहा उन्होंने, 9 वर्षीय बीमारी। ठीक है, अब बात करते हैं ग्राम स्वराज और विकेंद्री सत्ता की। गांधी का ग्राम स्वराज का सपना, गांधी स्वराज का सपना एक विकेंद्रित और आत्मनिर्भर भारत था। ठीक है, जो गांधी का ग्राम स्वराज का सपना था वो एक विकेंद्रीकरण और आत्मनिर्भर भारत को बनाना था। ठीक है, उन्होंने कहा कि भारत गांव में बसता है, भारत जो है वो गांव में ही बसता है। उनके अनुसार सच्चा स्वराज तभी संभव हो सकता है जब प्रत्येक गांव एक शासी इकाई बने। तमली जो संघ था और ग्रामीण उद्योग था इसी दर्शन का हिस्सा थे। अब गांधीवादी दर्शन के मुख्य सिद्धांतों की बात करें तो सत्याग्रह, अहिंसा, स्वदेशी, ट्रस्टीशिप, ठीक है, और सर्वोदय की बात करें तो सभी के उद्धान का सिद्धांत। ये सारी चीजें मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के बल पर अहिंसा आधारित कोई भी विरोध करना। ठीक है, और अहिंसा यानी शारीरिक और मानसिक हिंसा नहीं करनी है, उसका त्याग करना है। स्वदेशी का मतलब होता है स्थानीय उत्पादन और आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है 5th जो है स्वतंत्रता संग्राम के वैचारिक स्तंभ। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो है केवल एक राजनीतिक आंदोलन नहीं था, यह विभिन्न वैचारिक धारणाओं का संगम था। अरविंदो, पेरियार और इकबाल ने राष्ट्रवाद को अलग अलग दृष्टिकोण से समृद्ध किया था। श्री अरविंदो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की बात करें तो श्री अरविंदो घोष ने जो 1872 से लेके 1850 ने आरंभिक जीवन में क्रांतिकारी राजनीति की ओर और बाद में आध्यात्मिक चिंतन की ओर मुड़े। उन्होंने ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसके जो बाकी के यूनिट्स हैं मैं वो बाद में कवर करूंगी। ठीक है, काफ़ी टॉपिक रहते हैं इसके, तो हम ये इसका मैं नेक्स्ट पार्ट बना दूंगी। ठीक है, उसमें कवर करेंगे। आई होप जो आपको जितना कराया हो उतना आपको अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, तो हम अपना यूनिट 3 जो है वो 2 पार्ट्स में बनाने वाले हैं। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको आगे किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, और आपके सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी कर सकते हैं। ओके, बाय एवरीवन।